चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। साउंड चेक कर लें एक बार। साउंड क्लियर। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। एफएम में हमारे बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं। 11 चैप्टर मैंने आपको करवाया जिसमें वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर बात हुई। उसको एक बार हमने फिर से पढ़ लिया। पहले भी पढ़ा था, थोड़ा साउंड का इशू था। इस बार पूरा डिटेल में कवर हो चुका है। अब जो नया टॉपिक बचा है उसमें एक है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और एक उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस वाला टॉपिक है। तो पहले वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 650। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन और थियरी पे फोकस करेंगे, कैलकुलेशन पे एकदम से नहीं जाने वाले। कंसेप्चुअली पहले समझते हैं कि है क्या। चलिए अब मीनिंग की बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप बिजनेस में कैपिटल की बात कर रहे हैं, मतलब पैसों की बात कर रहे हो जिसके बिना आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, आप जानते हो, ठीक है, फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो दो टाइप की है। एक फिक्स कैपिटल है और एक वर्किंग कैपिटल है। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। फिक्स कैपिटल का मतलब जो है वन टाइम चाहिए वो पैसा आपको, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको रेगुलर बेसिस पे पड़ेगी। ये वो कैपिटल है जो आपने असेट्स में लगा दी, ऑफिस बिल्डिंग या फैक्ट्री बिल्डिंग बना दी, मशीन्स इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर दिया वन टाइम में कि भाई इतना पैसा लगा के पूरा सेटअप मैंने रेडी कर लिया। अब वो सेटअप में मेरा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जो भी खर्चा हुआ होगा दैट इज फिक्स पार्ट। लेकिन बिजनेस को चलाते रहने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है। रेगुलरली एक पैसा हाथ में होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और उसकी रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। अब मैं अपने सेटअप पे बात करूँ तो क्लासरूम सेटअप करना है तो मुझे वन टाइम एक अमाउंट की जरूरत थी कि भाई प्रीमाइसिस लेनी है या रेंट पे भी लेनी है तो डिपॉजिट पे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, चीजें इंस्टॉल करनी है। तो एक वन टाइम बजट है कि भाई इतना पैसा मैंने स्पेंड कर दिया। मान लो मैंने 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए स्पेंड करके एक सेटअप कर दिया। अब 10 लाख रुपए खर्चा किया, वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया। अब आगे कोई खर्चा ही नहीं लगेगा मेरा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब क्या होगा, उसके बाद जब मैं काम शुरू करूंगा तो भाई मैंने आपको पढ़ाना है, यहाँ पे क्लासेस ऑपरेट करने हैं, तो आपसे जो फीस मैं चार्ज कर रहा हूँ वो अलग अलग इंटरवल पे आ रही है। तो एक अमाउंट आप मुझे पे कर रहे हो वो एक्स वाई से टाइमिंग पे आ रही है, ऐसा कोई फिक्स डेट टू डेट आने वाली नहीं है। और वो सब चीजें अपने उतना प्लान नहीं कर सकते। बट मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस है वो तो फिक्स डेट पे आता है। रेंट पे करना है ओनर को तो एवरी मंथ मांगेगा। लाइट बिल जनरेट होगा तो डेट के हिसाब से पे करना है। स्टाफ सैलरी है तो मुझे टाइम टू टाइम पे करनी है। तो इसमें ना गैप क्रिएट हो जाता है कि भाई पैसा आ रहा है ना, वो फिक्स टाइम पे नहीं आता। कभी 2-3 महीने में एक बार आएगा, एक साथ आएगा। कभी कोई डेट पे कोई पे कर रहा है, कभी कोई डेट पे पे कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरे एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स डेट पे आ रहे हैं और वो जल्दी आ रहे हैं। तो इसमें ना टाइम गैप क्रिएट होने की वजह से मुझे कुछ और फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, तो 1 से 5 तारीख में मुझे सबके पेमेंट करने हैं। लेकिन 1 से 5 तारीख में सबकी फीस आ जाएगी वो नेसेसरी नहीं है। कोई 10 को पे करेगा, कोई 15 को, कोई 20 को, कोई एक महीने बाद भी पे करेगा। तो फिर वो टाइम गैप में मैनेज कैसे करूंगा। तो वहां मुझे कुछ और फंड्स की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है ये फंड्स मेरे पास हो या मुझे बोरो करने पड़े। बोरो किया शॉर्ट टर्म के लिए, फीस आ गई तो उसमें से पे ऑफ कर दिया, वो ऑन अकाउंट एवरी मंथ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो जो पैसा हाथ में रखना पड़ता है बिजनेस को चलते रहने के लिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। बिजनेस के वर्किंग के लिए भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो वन टाइम अगर मैं 10 लाख रुपए लेके आ गया, मैंने इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अभी 10 लाख के बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर महीने के मेरे कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए मुझे कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट हमेशा ऑन अकाउंट रहने वाली है वैसे। अब ये रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म होती है। अभी सबको पेमेंट करना है तो मैंने कर दिया,
फिर आपसे फीस आ गई तो एडजस्ट हो गया, फिर अगले महीने वापस किसी को पेमेंट करना है, तो ये प्लस माइनस होता रहेगा। बट एक अमाउंट मुझे लेके चलना पड़ेगा कि महीने का इतना खर्चा है, ऑन एन एवरेज ना इतना पैसा हाथ में होना चाहिए। यूज आएगा नहीं आएगा दैट डिपेंड्स, लेकिन उतना पैसा मुझे हाथ में रख के चलना है, नहीं तो फिर सबको पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम आ जाएगी वैसा। तो इसके लिए यहाँ पे बात हो रही है, और अपना मेन टॉपिक ये है, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्लियर, समझ आ रहा है? अब थियोरेटिकली इसको समझ लेते हैं ताकि आपका मॉड्यूल वाला पार्ट भी साथ में होता जाए। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में देख लो, capital required for a business can be classified under two main categories, fixed capital and working capital, जैसा मैंने आपको बोला। तो जहाँ जो इंपॉर्टेंट लगेगा हाईलाइट करते जाएंगे। एवरी बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर टू पर्पसेस, फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशंस, जो ये हमने अभी देखा। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी वही बात बोल रहे हैं, फिक्स असेट खरीदनी है, प्लांट सेटअप करना है, मशीन डेवलप करनी है, लैंड बिल्डिंग खर्चा है ना, तो उसमें लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड रहेगी। तो वहां इन्वेस्टमेंट अगर आपको लेना है तो आप इक्विटी के बेसिस पे, डेट के बेसिस पे भी ले सकते हो, जो फिक्स कैपिटल है। लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए जो पैसा चाहिए डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, वो वर्किंग कैपिटल है। एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में भी सेम लिखा, आगे कुछ लोगों ने अपनी डेफिनेशन दी वो भी सेम बोला, तो वो सब स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब है ना, वर्किंग कैपिटल के अलग अलग टाइप्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। बैलेंस शीट कंसेप्ट में ग्रॉस और नेट बोल दिया, टाइम के बेसिस पे बोल दिया परमानेंट या रेगुलर, या नेक्स्ट बोल दिया टेम्पररी, ये सीजनल, स्पेसिफिक, काफी कुछ है, तो उस पर बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो बोला बैलेंस शीट कंसेप्ट के बेसिस पे दो चीजें हैं, एक बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, कैसे कैलकुलेट होगा? तो आपकी बैलेंस शीट में जितने भी करंट असेट्स दे रखी है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला जैसे समझ लो। आपकी बैलेंस शीट में जितनी भी करंट असेट्स दे रखी है, वो सब का टोटल कर लो, दैट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टोटल करंट असेट्स। और नेट वर्किंग कैपिटल जो है, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये चीज है करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। देखो ये क्यों बोल रहे हैं करंट असेट करंट लायबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करना हो ना, तो अपने एक एग्जांपल के बेसिस पे उसको समझ लेते हैं। मैं करंट असेट और करंट लायबिलिटी में से ही एक एक ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक होते हैं डेटर, एक होते हैं क्रेडिटर्स, जिसके बारे में आपने बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं पढ़ा भी और आप जानते भी हो। तो डेटर्स कौन है, मतलब जिनसे पैसा लेना है, इनको पैसा चुकाना है, क्या केस है, जिनसे पैसे लेने बनते हैं। तो डेटर्स को आप यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, करंट असेट में, करंट लायबिलिटी? असेट, क्योंकि उनसे पैसा आने वाला है ना, इनकम होने वाली है। तो डेटर्स जो है वो हमारे असेट्स हैं, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि इनको हमें पे ऑफ करना है। अच्छा, बिजनेस में कैसा होता है, जब हम रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करते हैं, तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदते होंगे, ये होता है। अब क्रेडिट सामने वाले ने हमें कितने दिन का दिया हुआ उस पर डिपेंड करता है। मान लो ऐसा है, आपके क्रेडिटर्स की जो क्रेडिट पॉलिसी है ना, वो 15 डेज की है। इसका मतलब आज माल खरीदोगे ना, 15 दिन में पैसा देना पड़ेगा। 16th डे हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा। इस बेसिस पे आपने उनसे गुड्स खरीदा है, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट 15 दिन में करना है। अच्छा, आप जिस इंडस्ट्री में आगे गुड्स बेच रहे हो, आपका जो मार्केट है, वहां पे ना पेमेंट साइकिल 45 डेज तक चला जाता है। कुछ बात समझ आ रही है, प्रॉब्लम समझ आ रही है? जिससे माल खरीदते हो भैया 15 दिन में पेमेंट कर देना, जिसको माल बेचते हो भैया 45 दिन से पहले तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब पैसों की शॉर्टेज क्रिएट होगी बीच में, तो ये 15 दिन खत्म होते ही क्रेडिटर्स के फोन आ जाएंगे, भैया वो पेमेंट करने वाले थे आज। तो मैंने आगे क्लाइंट से पैसा मांगा, बोले आपको बोला था ना 45 दिन, अभी तो 15 ही हुए हैं, मैं तो 30 दिन बाद पैसे दूंगा। समझ आ रहा है? एक महीना कैसे सर्वाइव करोगे? अब एक महीना या तो इसके फोन मत उठाओ, एक ऑप्शन ये है, भाई आज कराता हूँ, कल कराता हूँ, बेचता हूँ, देता हूँ, करता हूँ, करके 30 दिन खींच लो। 30 दिन में ये पैसे दे देगा, उसके बाद फिर पेमेंट कर देंगे। अब ऐसा कितनी बार चलेगा? या तो नेक्स्ट टाइम ये आपके फोन नहीं उठाएगा जब आप कुछ मांगोगे, या फिर ये 30 दिन का इंटरेस्ट जोड़ेगा। अच्छा, आपने 30 दिन तक खींच लिया, 15 का 45 कर दिया, और 45 दिन पे इसने पैसे नहीं दिए, तो ये भी खींच रहा है, भैया भेजता हूँ पैसे। अरे भैया भेज दे यार, मैं उसको कब से लटका के रखा है, तो पेमेंट नहीं दे रहा है, मैं करवाता हूँ, 2-4 दिन का टाइम दे दो, तो खेल खत्म हो गया। तो ये जो गैप क्रिएट हो ना, ये वाला, ये गैप को फिलअप करने के लिए ही वर्किंग कैपिटल या जो फंड है ना, उसकी जरूरत पड़ती है। अब या तो मैं मेरे क्रेडिटर को ही बोल दूं कि तू ब्याज ले लेना, मैं 15 दिन में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, अब उसको इंटरेस्ट पे करो।
दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहीं से फंड बोरो करके एक बार इसके पैसे चुका दो। अब ये जो बोरोवल आपने किया, ये लॉन्ग टर्म किया है शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। आपकी रिक्वायरमेंट तो ये 30 दिन के लिए ही है ना, तो इसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसलिए बोलते हैं। ये 30 दिन के लिए आपने पैसा बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, कैश क्रेडिट ले लिया, ऐसा कुछ बोरो कर लिया और इसका पेमेंट क्लियर कर दिया। और 30 दिन के बाद जैसे ही इससे पेमेंट आएगा, आप बैंक वाले को पैसा रिटर्न कर दोगे, चलो भाई मेरा फंड आ गया, 30 दिन का जो इंटरेस्ट है वो दे दो। फिर ये सिचुएशन वापस क्रिएट होगी, चलता रहेगा, कभी बोरो किया कभी रीपे किया। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का हम यूज करते हैं जिसमें पैसे प्लस माइनस होते रहते हैं, जितना यूज कर रहे हो उतना इंटरेस्ट लगेगा, जितना चुका दिया उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आ रही बात समझ, कैलकुलेशन क्लियर? तो ये बेसिक रीजन है। अब इन्होंने बोला कि नेट वर्किंग कैपिटल कितनी, रिक्वायरमेंट कितनी, कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए। तो फॉर्मूला बना दिया है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। जितना आने वाला है डेटर से और जितना चुकाना है, उसका जो डिफरेंस है उतना पैसा मुझे हाथ में लेके कम से कम चलना पड़ेगा, उतना फंड मेरे पास होना चाहिए। जो आएगा उसी में से दूंगा ना, बाकी का पैसा मेरे को हाथ में रखना है क्योंकि ऑन रोटेशन चलता रहेगा वैसा। तो दिस इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला। कैपिटल असेट सॉरी करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, वेरी सिंपल, ठीक है वैसा। इसमें फिक्स असेट्स नहीं आएंगे, इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज फिक्स असेट में तो आप पैसा लगा चुके हो, लॉन्ग टर्म डेट आपको आराम से पे करना है। तो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो यहाँ पे कंसिडर वैसा। ग्रॉस में खाली ये पोर्शन देते हैं, टोटल करंट असेट्स। नेट करना हो तो लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं वैसा। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। देखो क्या बोला, परमानेंट वाले में इट रिफर्स टू मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच शुड ऑलवेज बी देयर इन द फिक्स्ड और मिनिमम करंट असेट लाइक इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल और कैश बैलेंस इन ऑर्डर टू कैरी आउट बिजनेस स्मूथली। मतलब हमेशा इनमें पैसा ना लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, फिर चाहे वो इन्वेंट्री हो या आपके डेटर्स हो या कैश बैलेंस हो। The investment is of a regular, permanent type, and as the size of the firm expands, the requirement of the permanent working capital also increases. एक टंडन कमेटी है जिन्होंने वर्किंग कैपिटल पे कुछ कैलकुलेशन समझाई है और उन्होंने बोला कि इसको हम हार्डकोर वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये पैसा हमेशा आपको हाथ में रखना ही पड़ेगा बिजनेस चलाने के लिए, और जितना बिजनेस बढ़ेगा ना, ये फंड की रिक्वायरमेंट या रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल में क्या बोला, द एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ओवर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, it is known as variable. The amount of such working capital keeps on fluctuating from time to time. It may again be subdivided into seasonal and special working capital. तो देखो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो तो मिनिमम है, इतना पैसा तो हमेशा हाथ में रखना ही पड़ेगा ऑन अकाउंट, बैंक में बैलेंस होना चाहिए। अब बैंक बैलेंस आपने ना सारा इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड्स में, पूरा बैंक बैलेंस, अगले महीने क्या करोगे, लाइट बिल आएगा कहाँ से भरोगे? तो कुछ पैसा हमें अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है कि यार ये तो मेरे आने वाले एक्सपेंसेस के लिए मेरा महीने का 30-40 हजार का खर्चा है, ऑन अकाउंट पे करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, रेंट इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल ये वो पैसा मैं अकाउंट में रखता हूँ, पेमेंट करने का आएगा तो अपने फंड होने चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वाली जो है वो परमानेंट से ऊपर अगर और कुछ थोड़े बहुत पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। इसमें भी इन्होंने इसके सब टाइप बता दिए। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल में कौन से बोले, सीजनल और स्पेशल। नाम से पता चल रहा है कि ये रिक्वायरमेंट फुल टाइम नहीं है, कभी सीजन आ गया, सीजन आ गया मतलब आपका बिजनेस पीक पे है, तो उसमें ना परचेजेस भी ज्यादा करने पड़ते हैं, सेल भी ज्यादा होता है। तो देखो उधार का सामान ज्यादा खरीदोगे और वही सामान आगे ज्यादा बेचोगे भी, बट पेमेंट साइकिल तो वही है ना, तो उधार भी तो बढ़ जाएगा ना एक बार के लिए। तो वहां आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ सकती है फॉर शॉर्ट टर्म। भाई सीजन का टाइम है, अभी तो फटाफट उठाओ, पेमेंट तो आ ही जाएगा आगे, ऐसा थोड़ी लॉस होने वाला है, लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे वेरिएबल वर्किंग साइकिल। Seasonal working capital is required to meet the seasonal demands of busy period occurring at stated intervals. Special working capital is required to meet extraordinary needs for contingencies like strike, fire, unexpected competition, rising prices, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये सब होता है ना कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई, कंटिजेंसी आ गई, अचानक से पैसे चाहिए, आग लग गई प्लांट में, अब प्लांट को वापस रीडेवलप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये सब करने में ना 1-1.5 महीना निकल जाएगा, तब तक कमाई नहीं है। तो तब तक का खर्चा चलाने के लिए मुझे स्पेशल वर्किंग कैपिटल चाहिए, और ये बार बार आग लगने वाली है नहीं, तो वन टाइम इवेंट है। तो अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम शॉर्ट टर्म और स्पेसिफिक हो गई। तो ये टाइप्स हो गए। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे परमानेंट, वेरिएबल
वेरिएबल वाले में सीजनल और स्पेशल ऐसे बोला। सीजनल मतलब आपके बिजनेस के सीजन के हिसाब से, हर बिजनेस का अपना एक पीक साइकिल होता है। जैसे भाई कंज्यूमर गुड्स होते हैं तो दिवाली पे डिमांड बढ़ जाती है, हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि दिवाली पे लोग खर्चा करते हैं, खरीदी करते हैं। तो उसमें कपड़े की डिमांड बढ़ जाएगी, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाएगी, ड्राई फ्रूट की डिमांड बढ़ जाएगी, ये सब होने वाला है। फेस्टिव में चॉकलेट्स, मिठाइयाँ सब महंगे हो, मतलब सबकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वहां पे क्या है, जो बेचने वाला है उसको भी ज्यादा माल तैयार करके रखना पड़ेगा, तो उस चक्कर में उसको और उधार लेना पड़ेगा। तो दैट इज लाइक अ सीजन। और वो साइकिलिक है, हर साल होता है, दिवाली के पहले पीक आता ही है। तो ऐसा नहीं कि वन टाइम आया, वो कंडीशन है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल के एडवांटेजेस क्या है, ये फिर थियरी आंसर शॉर्ट नोट में अगर पूछ ले, और पेपर में थियरी आती भी है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट ही रहता है सब। जहाँ हेड पॉइंट्स दिख जाए ना पांच छह, वो आंसर बन ही जाता है, उसमें से कभी भी कुछ पूछ सकते हैं वैसा। पहला बोल दिया सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। जब हाथ में वर्किंग कैपिटल के कुछ पैसे रहते हैं, तो सॉल्वेंसी का मतलब है कि पेमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। और रेपुटेशन बड़ी मैटर करती है। लोग ना लटका लटका के पैसे देते हैं, आज पे करता हूँ, कल पे करता हूँ, ये है वो है, तो रेपुटेशन नहीं रहती। फिर क्या है, सामने वाला भी समझता है इसका पैसे भी नहीं आते। और दूसरी पार्टी है जो पेमेंट ऑन द स्पॉट करती है। मेरे पास अगर स्टॉक की शॉर्टेज होगी ना, तो मैं पहले उसको दूंगा गुड्स जो मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट करता है और दौड़ाता नहीं है। और जो बार बार दौड़ाता है, इसकी आदत है, बोले सर माल खत्म हो गया, नहीं बोले कुछ तो देख ले, सप्लाई करवा दे, नहीं खत्म हो गया, ठीक है स्टॉक ही नहीं है, मैं क्या करूँ, ठीक है तो अब अगली बार आएगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको पहले प्रायोरिटी दूंगा, मेरे पैसे नहीं देगा। जो प्रायोरिटी दे रहा है उसको मैं पैसे मिल जाए मुझे तो अच्छी बात है। तो सॉल्वेंसी का मतलब है कि आपके हाथ में पैसे रहेंगे ना, तो आपका काम नहीं रुकेगा, गुडविल बनी रहती है। अब देखो वर्किंग कैपिटल है, तो किसी का पैसा बाकी नहीं रखते। पैसा बाकी नहीं रखते तो गुडविल अपने आप क्रिएट हो जाती है कि इसके पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होते। अब मैं पैसा उधार लेके आता हूँ कि अपनी जेब से कमा के देता हूँ, आपको क्या मतलब है, आपका पेमेंट टाइम पे करता हूँ ना, यू आर हैप्पी। नेक्स्ट है इजी लोन। जिसके पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अच्छी है, जो टाइम टू टाइम पेमेंट्स करता है, इसके डिफॉल्ट्स नहीं होते, बैलेंस शीट क्लीन है, उसको कभी और फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, तो उसके लिए वो चीज़ और कन्वीनियंट हो जाती है। बैंक वाले देखते हैं यार इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफॉल्ट्स नहीं है, सही पार्टी सबका पेमेंट टाइम पे करता है, तो हमारा भी करेगा, तो उसको लोन मिलना ईजी हो जाता है। कैश डिस्काउंट्स, मेरे हाथ में पैसा पड़ा है, मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ, ये क्रेडिटर से, ठीक है, तो मैंने इसको बोला 15 दिन का क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं अभी पेमेंट करता हूँ, क्या डिस्काउंट करेगा, कैश डिस्काउंट, ठीक है, मेरे पास है पैसा देने के लिए। तो मैं गिनूंगा ना कि यार मेरे पास जो पैसा पड़ा है वर्किंग कैपिटल के नाम पे, वो मेरा खुद का पैसा है, उस पर मेरा इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। तो सामने वाला मेरे को अगर 2% डिस्काउंट देता है 15 दिन का, तो कितना अच्छा रेट हो गया, प्लस पॉइंट हो गया, तो मैं रेडी हूँ। तो एक एडवांटेज रहता है कि आप कैश डिस्काउंट के लिए बार्गेन कर सकते हो। रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स मिलता रहेगा, जैसे मैंने बोला पेमेंट टाइम पे करोगे ना, पैसा आपको टाइम पे देना है सामने वाले को, तो फिर वो आपको गुड्स तुरंत प्रोवाइड करेगा। बीच में मैं इसकी केस स्टडी हम देख रहे थे बार, बिग बाजार और डी मार्ट की। बिग बाजार बंद हो गया, डी मार्ट प्रॉफिट में। क्या डिफरेंस है दोनों में, जबकि सेम बिजनेस कर रहे हैं। एक बैंकरप्ट हो गया, बिक गया, दूसरा प्रॉफिटेबल है, कैसे। तो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन था कि बिग बाजार वाला अपने सप्लायर, अब देखो डी मार्ट वाला स्टोर पे सामान रखता है, तो जिससे सामान लेता है उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, ये क्रेडिटर वाला सिस्टम है। डीमार्ट वाला 8वें दिन पे पेमेंट कर देता है, 7 डेज का पेमेंट साइकिल है उसका। आप डीमार्ट वाले को आज गुड्स दो, 7 दिन के बाद आपका पैसा आ जाएगा बिना बोले। बिग बाजार वाला 90 दिन के बाद पेमेंट देता है, 90 डेज। अब जब मार्केट में सप्लाई शॉर्ट है, तो स्टॉक सप्लायर किसको पहले प्रायोरिटी देगा, डीमार्ट को। भाई 8वें दिन पैसा फ्री कर देता है, ले जाओ, और वो 90 दिन तक भगाता है, पैसे नहीं देता है, तो मेरे भी तो पैसे ब्लॉक रहते हैं। अब मेरी एफएमसीजी कंपनी है सपोज, हिंदुस्तान यूनिलीवर है या कोई भी है, आईटीसी है, मैं उसका सुपर स्टॉकिस्ट टू सप्लायर। ये लोग कंपनी वाले क्या करते हैं, अब जैसे आईटीसी कंपनी है, तो आईटीसी का सनफीस्ट का ब्रांड है, और कोई नूडल्स का ब्रांड है, नेस्ले के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कंपनी वाले डायरेक्टली हर जगह डील नहीं करते। वो लोग ना स्टेट वाइज या जोन वाइज अपने सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट कर देते हैं। तो भाई गुजरात का डीलर मैं हूँ, तो भाई मेरे को आईटीसी वाले ने बोला कि गुजरात में जो आगे गुड्स देना है ना, वो आप दे देना, हम आपको दे देंगे। तो कंपनी ने मुझे गुड्स पास ऑन कर दिया। अब मुझे वो देना है डी मार्ट को, बिग बाजार को, रिलायंस को, सबको, ऐसे मुझे उसको डिवाइड करना है। अब इस सिचुएशन में अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डी मार्ट वाले को दूं या बिग बाजार वाले को, मैं देखूंगा यार बिग बाजार वाला 90 डेज के बाद पेमेंट देगा, मेरे को तो कंपनी को पे करना है ना, मैं भी इंटरमीडिएट हूँ। कंपनी मुझसे 10 दिन में पैसा मांगती है, 15 दिन में पैसे मांगती है, बिग बाजार वाला 90 दिन तक पैसे नहीं देता है। अगर 1 करोड़ का सामान मैं बिग बाजार वाले को दे रहा हूँ, और वो 90 डेज के बाद पेमेंट कर रहा है, तो 1 करोड़ पे 90 दिन का ब्याज कितना होता है। कंपनी वाला तो मुझसे 15 दिन में पैसे ले लेगा, लेकिन बाकी 75 डेज में कैसे चलाऊंगा, पेमेंट साइकिल बहुत स्लो है, या पैसे बहुत रुक रुक के आते हैं। डीमार्ट में बहुत अच्छा है, 7 दिन में पेमेंट आ जाता है। मेरा पीछे साइकिल 15 दिन का है, उल्टा मेरे हाथ में पैसे बचते हैं, 7 दिन तो मैं पैसे यूज करता हूँ, तो मैं तो डीमार्ट वाले को ही गुड्स बेचूंगा। अब डीमार्ट वाला ये कैसे कर पा रहा है और बिग बाजार वाला क्यों नहीं कर पा रहा, वो भी एक अलग पॉइंट है।
डीमार्ट वाला अपना गुड्स बहुत ज्यादा फास्ट रोटेट करने की कोशिश करता है, और उनकी पॉलिसी हुई है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। माल आया स्टोर में बिक जाना चाहिए, अपने को संभाल के नहीं रखना है। उसके लिए वो क्या करेगा, कैश डिस्काउंट ऑफर करेगा। अब एमआरपी पे हर चीज पे डिस्काउंट है डीमार्ट में, बिग बाजार से ज्यादा सस्ता डीमार्ट बेच रहा है। तो जब सस्ता बिकेगा तो कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा और तुरंत, कस्टमर तो कैश में पे करके जाता है, तो बोलेगा देखो मैं एमआरपी पे डिस्काउंट दूंगा, कम मार्जिन पे काम करूंगा, लेकिन मेरे पास जल्दी पैसा आएगा तो मैं 8वें दिन पैसा दे पाऊंगा। अब आप ही सोचो, डीमार्ट वाला आईटीसी वाले से बार्गेन करता होगा कि नहीं प्राइस को लेके। बोलेगा देख भाई, तू बिग बाजार वाले को माल बेचना है बेच, 90 दिन में पेमेंट आता है, मैं 8 दिन में पेमेंट करूंगा, गुड, क्या डिस्काउंट करेगा। वो भी सोचेगा 90 दिन में मर मर के पैसे आते हैं, तो डिस्काउंट ले ले, लेकिन मेरे को पैसा फ्री कर दे, जल्दी पैसे दे दे। अब वो जो डिस्काउंट डीमार्ट वाला सुपर स्टॉकिस्ट से ले रहा है, वही डिस्काउंट आगे वो कस्टमर को पास ऑन कर पा रहा है, इसलिए एमआरपी से सस्ता बेच रहा है। अब कस्टमर खुश है, उसको एमआरपी से सस्ता मिलेगा, दौड़ रहा है, जा रहा है वहां पे लेने। डीमार्ट की एक और स्ट्रेटेजी है, उनका एक भी स्टोर किराए पे नहीं है। डीमार्ट की जितनी प्रॉपर्टी है, उनके खुद के स्टोर है जमीन के साथ, लीज प्रॉपर्टी नहीं। दैट इज अ डिफरेंस। बिग बाजार वाले ने सारी प्रॉपर्टी ले रखी थी लीज पे। डीमार्ट वाला क्या करता है, स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन हर एक स्टोर उसका खुद का है, रेंट कॉस्ट जीरो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जीरो। समझ आया। अच्छा, जमीन की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है, अप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, बैलेंस शीट स्ट्रांग होती जा रही है, वीक होने ही नहीं वाली, ये बिजनेस मॉडल है। दूसरा, डीमार्ट वाला कभी भी आपको पीक एरिया में नहीं मिलेगा। गोरदो रोड पे वेसू के सेंटर में डीमार्ट नहीं मिलेगा, अडाजन में ऐसे एकदम सर्कल पे आपको डीमार्ट नहीं मिलेगा। डीमार्ट आपको मिलेगा मेन पॉश एरिया से 5-6 किलोमीटर दूर। अब वेसूर के बाद उन्होंने अल्थान में डीमार्ट खोला है, मेरे घर के एकदम सामने डीमार्ट है। तो अल्थान वाला जोन जो है, वो तब उतना डेवलप नहीं था जब डीमार्ट स्टार्ट हुआ, आजू बाजू इतना कुछ था भी नहीं, कोई रेसिडेंशियल भी नहीं था। मतलब कोई वेसूर, सिटी लाइट, कोटरोड, अडाजन से आए, अडाजन में भी एक डीमार्ट दूर है, तो अगर कोई आए तो उसको कम से कम 5-6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब अपने सोचेंगे कि यार कन्वीनियंस देनी है हमको, तो कस्टमर को घर के बाजू में होना चाहिए, हम खोल रहे हैं 10 किलोमीटर दूर, क्यों ऐसा? क्योंकि मेन एरिया में खोलेगा तो जमीन के भाव 3 गुना है। तो पहली बात तो स्टोर उसको अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन खरीदने में पैसा कितना लगता है। अल्थान में जब खरीदा और गोरदो रोड पे जो रेट थे उसमें फर्क था। अल्थान में उसको जमीन सस्ती मिल रही थी एज कम्पेयर टू वेसू, क्योंकि वेसू डेवलप हो चुका है, अल्थान होने वाला था, उसे तब खरीद लिया। दूसरी साइकोलॉजी ये कि वेसू से 6 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से जब कोई सामान खरीदने आएगा ना, तो 100-200 के सामान के लिए नहीं आएगा। वो क्या खरीदा, अरे इतनी दूर जा रहे हैं, लिस्ट बना लो, भर के ले आते हैं। तो 1500-2000 से नीचे तो बिल ही नहीं बनेगा। तो उसका टिकट प्राइस बढ़ गया ना, पर बिल वो जो अमाउंट चार्ज कर रहा है। अब घर के नीचे किराने की दुकान होती है, लोग क्या करते हैं, दो दूध की थैली लेके आएंगे, शाम को फिर बिस्किट लेके आएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे, 50-100 रुपए का सामान खरीदेंगे, नीचे ही तो है, जब चाहिए ले आएंगे, इतना क्यों लेके आना। वो साइकोलॉजी, यार डीमार्ट जाना है, लिस्ट बना लो, 2-3 हजार 5 हजार का सामान भर के ले आएंगे। लोग 15-15 हजार का बिल बनवा के लेके आते हैं डीमार्ट से, तो उसका ना सेलिंग अपने आप बढ़ जाता है। अब इतनी जल्दी गुड्स मूव होता है, तो वो पीछे सप्लायर को प्रेशर कर सकता है, मेरे को डिस्काउंट दे, वही डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन करता है, तो पूरा बिजनेस मॉडल वैसे चलता है। तो एक तरफ एक कंपनी लीज पे चल रही थी, नुकसान में चली गई, बिक गई। दूसरी कंपनी स्लो ग्रेजुअल पेस पे बढ़ रही है, और सारे स्टोर खुद के हैं। मैकडोनल्ड्स की भी ये स्ट्रेटेजी, मैकडोनल्ड्स के भी सारे स्टोर जो है ना रेंट पे नहीं है, उसकी खुद की प्रीमाइसेस है। तो मैकडोनल्ड्स जो है वो सिर्फ बर्गर चेन नहीं है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टर है। जितनी प्रॉपर्टीज मैकडोनल्ड के पास है उतनी कोई कंपनी के पास नहीं है, ये सारे स्टोर खुद के हैं। तो वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है एक्चुअली। आप सोच लो, वो बर्गर नहीं बेच रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर है वो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने मैकडोनल्ड है ना, वो सारी प्रॉपर्टी उस कंपनी की। तो रियल एस्टेट कितना सारा है उनके पास, प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन कितनी होती है। तो बर्गर बेच रहे हैं, वहां से ऑपरेटिंग इनकम कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने प्रॉपर्टी में की है। डीमार्ट भी कुछ वैसे ही कर रहा है, कि भाई जमीन खरीद लेता हूँ, इस पे कुछ बना के बेचूंगा, कम मार्जिन पे बेचूंगा, कम वॉल्यूम बेचूंगा। अल्थान में जो डीमार्ट का स्टोर उसने 10 साल पहले खोला था, आज जमीन के रेट 3 गुना होंगे। तो 10 साल में 4 गुना अगर वैल्यूएशन बढ़ रही है, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ने ही वाली है। ऐसे कैलकुलेशन पे चल रहा है। तो एक एक करके ग्रेजुअल स्टार्ट किया। एक होता है उधार का पैसा लो, किराए की जमीन लो, 100 स्टोर खोल दो एक साथ। एक होता है कि भाई अपने पैसों से थोड़ा थोड़ा करके 2 स्टोर खोलो, पहले उसको अच्छे चला लो, प्रॉफिटेबल कर दो, फिर तीसरा उसी पैसों से खरीद लो। तो जो प्रॉफिट आता है ना, वो लोग दूसरे स्टोर में इन्वेस्ट कर देते हैं। आज डीमार्ट के इंडिया में 250-300 से ऊपर स्टोर होंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी खुद की है। तो बहुत ग्रेजुअल उन्होंने ग्रो किया, लेकिन जितने भी स्टोर है उसमें रेंटल एक्सपेंस जीरो है। तो लॉन्गर टर्म में जो वैल्यू क्रिएट होगी ना, वो रेंटेड प्रॉपर्टी में से नहीं होने वाली, ये प्लस पॉइंट है उनको वैसे। तो ये सब कैलकुलेशन होती है। आई थिंक मोस्टली टाटा वाले के तो खुद के ही हैं, पर स्टारबक्स कंपनी जो है तो यूएस की अलग कंपनी है। टाटा ने उसकी एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज दे रखी है, वो जॉइंट वेंचर है,
वही इंडिया में जितने भी स्टारबक्स होंगे वो टाटा के ही होंगे, ऐसा है, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है। तो रेगुलर सप्लाई रॉ मटेरियल, रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, डे टू डे कमिटमेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। ये लोग डीमार्ट में वो सब करते हैं, पैसा कमाने के लिए देखो अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं। अब डीमार्ट वाले ने क्या किया पता है, पोजीशनिंग के पैसे लेता है। आप डीमार्ट में एंटर करो, तो आपका प्रोडक्ट आपको कहाँ डिस्प्ले करना है, स्टार्टिंग में करना है कि एंड में, उसके पैसे लेता है अलग से। कॉम्पिटिटर्स में भी तो चलता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, पीएनजी, ये सब कंपनीज है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलेगा मेरे मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए पहले, पतंजलि का नहीं दिखना चाहिए। तो डिमांड वाला क्या बोलेगा, बोले देखो एंट्रेंस पे जो स्टार्टिंग के शेल्फ होते हैं ना, आप मुझे अगर कुछ प्रीमियम पे करोगे तो मैं आपका प्रोडक्ट आगे रखूंगा। साइकोलॉजिकल है, जो पहले दिखेगा लोग उठा लेंगे। दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट पीछे कोने में रखा है, वहां तक आधे लोग जाते ही नहीं है, तो आपका माल ज्यादा बिकेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम दो मुझे। वो प्रीमियम चार्ज करता है, तो अपने आप कमाई हो जाती है। ये सब चीजें होती है। फिर आपने देखा होगा वो बिलिंग काउंटर के ऊपर ना फालतू प्रोडक्ट पड़े होते हैं, चॉकलेट्स, लाइन में खड़े खड़े भूख लग रही है, सारी महंगी चॉकलेट वहां रखी होती है। तो पता है चॉकलेट अंदर जाके खरीद के कोई नहीं लेके आना। इतना साइकोलॉजिकली प्रोडक्ट्स को प्लेस किया जाता है ना, कि आप कभी ध्यान लगाओगे आपको लगेगा कि वो लोग कैसे सामान बेच रहे हैं। आप कभी भी ऐसे स्टोर में एंटर करो, स्टार्टिंग के जितने शेल्फ होंगे ना उसमें होता है फालतू सामान, बिस्किट्स, कुकीज, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब। और आटा, गेहूं, शक्कर, चावल लास्ट कोने में होता है, दाल वहां जाके लेके आओ। तो वहां तक जाने के लिए आपको इनसे पास होना पड़ेगा। मैं डीमार्ट जाता हूँ, स्टार्टिंग में चाय कॉफी का काउंटर, इस तरफ बिस्किट का काउंटर, इस तरफ चॉकलेट्स का काउंटर, फिर बीच में जाऊंगा तो ड्राई फ्रूट्स का काउंटर, मैगी का काउंटर, ठीक है, ये सब चीजें होंगी, सॉसेस होंगे और फूड प्रोडक्ट्स होंगे। फिर जाके लास्ट में होता है दाल चावल आटा। तो दाल चावल आटा सबको चाहिए, लोग वहां तक जाएंगे, बीच में से ही पास होंगे, अरे यार बिस्किट दिखे, चल ये भी ले लेता हूँ, चल वो भी ले लेता हूँ, बच्चों को लेके चले गए तो हो चुका। वो तो जमीन पे लेट जाते हैं, वैसा होता है, जब तक नहीं दिलाओगे ना उठेंगे नहीं यहाँ से। ये होता है। अब वो इतने कलरफुल पैकेट्स रखे हैं ना, वो देख के अट्रैक्टिव इतने लगते हैं, यंग छोटे बच्चे होते हैं, वो ये बिस्किट चाहिए वो बिस्किट चाहिए। स्टेशनरी ऊपर है, एकदम थर्ड फ्लोर पे, मेरे वहां पे तो ऊपर है। हो सकता है, नॉट श्योर, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने उसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया, बट हो भी सकता है। मेट्रो तो कंपनी अभी रिलायंस ने खरीदी, मेट्रो होलसेल नाउ बिलोंग्स टू रिलायंस, तो वो परचेज कर लिया। बट स्टोर उनके हैं या नहीं आई एम नॉट श्योर, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग यही करेंगे, आपको प्रोडक्ट लेना है, वहां तक जाते जाते बीच में फालतू प्रोडक्ट इतने आएंगे। अब 50 रुपए किलो का आटा खरीदने गए हो, 150 रुपए के तो बिस्किट खरीद लिया आपने, पता ही नहीं चला खर्चा कहाँ हो गया। तो जो सोच के गए होते हैं बजट अलग ही बन जाता है। मैं 5,000 रुपए का सामान सोचा था, 8,000 रुपए हो रहे, फिर देखा 3,000 की फालतू चीजें जो काम की नहीं है, उतने में तो और राशन आ जाता, तो आपने अननेसेसरी चीजें भर ली। फिर काउंटर पे वो महंगी वाली चॉकलेटें रखी होगी, जिसका प्राइस ही 50, 100 रुपए, 80 रुपए होगा, खड़े खड़े एक दो खा लिया आपने, वही बिल बनवा लिया वहां पे, कमा लिया ना उन्होंने। तो वो सब चीजें होती है, तो साइकोलॉजिकली प्लेस किया जाता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। अरे यार मार्केट में अपना माल बिक रहा है, और पैसा उठाओ और माल बेचो, ये तो टाइम प्रॉफिट कमाने का, जब बिक ही रहा है तो पैसा तो आने ही वाला है। तो आप वर्किंग कैपिटल का पूरा फायदा ले सकते हो। एबिलिटी टू फेस क्राइसिस, अगर मार्केट में कहीं पे कुछ क्राइसिस आ जाते हैं, कभी बिजनेस ऊपर नीचे होता है, हाथ में थोड़े पैसे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम नहीं आती, ये ऐसी बात हो गई। क्विक रिटर्न्स, रेगुलर रिटर्न्स, हाई मोरल, जेब में पैसे होते हैं तो बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, या पैसे है तो कुछ ना कुछ कर लूंगा, पैसे ही नहीं है तो टेंशन है, ये दिमाग तो मेरा चलता है, पैसों की तकलीफ आ रही है। तो अगर पैसा भी हो दिमाग चल रहा है फिर तो फायदा है, लेकिन फंड्स नहीं है हाथ में और फिर आप बोलोगे कैसे मैनेज करें, तो टेंशन हो जाती है। तो ये एक पॉइंट है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल, ये भी थियरी है, किन बेसिस पे वर्किंग कैपिटल डिसाइड होता है, कितना चाहिए कैसे चाहिए। तो बिजनेस के ऊपर है ना, आपका बिजनेस कैसा है उसके ऊपर है। जिनका कैश का बिजनेस है ना उनको टेंशन ही नहीं है। कस्टमर सामान खरीदता है, कैश देके जाता है, रिटेल वाले, दुकान वाले भी। आप फास्ट फूड चेन खोलोगे, कैफे स्टार्ट करोगे, तो कैफे में आके कस्टमर ये भी बोलता है भैया 2 दिन में पैसे दे जाओ। वो तो ऐसा है कि बिल बना है, पेमेंट करो और जाओ, खत्म हो गई। वहाँ अलग चलता है। अब कितनी जगह होता है बिजनेस में अपन लोगों से पैसे मांगते रहते हैं, भैया पेमेंट करा दो यार, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। रिटेल के काम में अलग है, अपने सूरत में देखो, खाने पीने की जगहों पे जाओ, छोटा सा फूड स्टॉल होगा ना, लोग पैसे ऐसे लड़ लड़ के दे रहे होते हैं, पहले मेरा ऑर्डर ले, भूख लगी, खाना दे दे, वहां कोई डिस्काउंट नहीं मांग रहा है। संडे को जाओ कोई रेस्टोरेंट में, कोई डोमिनोज में ये बोल रहा है कि 600 का पिज्जा है, 580 में लगा दे, 500 में लगा दे। भाई पहले मेरे पैसे लो, फटाफट ऑर्डर पूरा करो। तो वहां तो ना सामने से लोग कैश दिए जा रहे हैं, तो कैश के बिजनेस में ना पेमेंट फटाफट आ रहा है। तो उसमें आप पीछे चाहो तो अपने सप्लायर से बार्गेन करके उससे कैश डिस्काउंट मांग सकते हो, भाई मैं अभी पेमेंट करता हूँ तो मेरे को सामान डिस्काउंट पे दे।
वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन उधार वाले बिजनेस में प्रॉब्लम है, वहाँ पे ऐसा पेमेंट आएगा लेट और यहाँ करना है जल्दी, तो गैप कवर करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो पॉइंट होगा। तो बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा बिजनेस है उस पर डिपेंड करेगा। छोटे बिजनेस में शायद ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है और प्रोडक्शन साइकिल कितना लंबा है उस पर डिपेंड करता है। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल, पढ़ा है अपने टर्म कभी? प्रोडक्शन साइकिल किसे बोलते हैं? नहीं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनने तक, वो बिकने तक और पैसा आने तक का पूरा साइकिल। आज मैंने पैसा लगा के रॉ मटेरियल खरीदा, यहाँ से साइकिल शुरू हुआ। अब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करूंगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिनिश गुड्स बेचूंगा, बेचने के बाद पैसा आएगा, तो क्रेडिट पे बेचा है, तो जिस दिन पैसा आएगा वहां साइकिल पूरा होगा। तो फंड्स लगाने से लेके फंड्स के वापस आने तक का जो टाइम है वो होता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल जितना लंबा होगा ना उतना आपके लिए टेंशन है, क्योंकि पेमेंट आने में उतने दिन लगेंगे। प्रोडक्शन साइकिल जितना छोटा होगा, कैश रोटेशन उतना जल्दी जल्दी होगा। आज पैसा लगाता हूँ, 2 दिन में प्रोडक्ट बन जाता है, 2-3 दिन में बिक जाता है, 10 दिन में पैसे आ जाते हैं, 15 दिन का साइकिल है मेरा। तो आज पैसे लगाऊंगा ना, 16वें दिन पे पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्शन साइकिल 3 महीने का हुआ, तो आज पैसे लगाऊंगा, कल बिकेगा, परसों पेमेंट आएगा, इसमें 3 महीना लगेगा। तो 3 महीने सर्वाइव करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी, वहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट आपका लग जाएगा। तो ये प्रोडक्शन साइकिल पे डिपेंड करता है कि भाई कितने टाइम के लिए आपको कितना फंड चाहिए। सीजनल वेरिएशन कितने होते हैं, पूरा साल एवरेज चलता है और प्लस माइनस होता है, उस पर डिपेंड करेगा। ऑपरेटिंग साइकिल, ये प्रोडक्शन साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको साथ में ही समझा दिया, उसमें वही बात बोली है। प्रोडक्शन में सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे वो लोग बात कर रहे होंगे, मैंने शायद ज्यादा ऐड कर दिया उसमें। हाँ, वो ऑपरेटिंग साइकिल जो मैं आपको बोल रहा था उसी में वो पॉइंट आ गया कि शुरू से लेके एंड तक मैंने पूरा बता दिया। तो उसमें प्रोडक्शन वाला पार्ट में एक हिस्सा हो गया उसका कि प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद बेचने में कितना टाइम लगता है, पैसा आने में कितना टाइम लगता है, वो पूरा साइकिल है। अब एक गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, ऑटोमोबाइल, टाटा कंपनी ने गाड़ी बनाई, महिंद्रा ने गाड़ी बनाई, तो वो गाड़ी बनाने में कितना टाइम लगा, उसको डिलीवर करने में शोरूम तक, शोरूम से बेचने में कितना टाइम लगता है, और फिर पेमेंट आने में कितना टाइम लगता है, ये जो पूरा साइकिल है वो ऑपरेटिंग हो गया, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ आ गया। और सिर्फ प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है वो उसका एक पार्ट हो गया, वैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रखा है, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। स्टॉक टर्नओवर का रेट क्या है, स्टॉक कितनी जल्दी घूमता है, जितनी जल्दी स्टॉक घूमेगा ना पैसे फटाफट आएंगे। तो ये सब रेशियोज में आगे अपन पढ़ेंगे। फर्म की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, हम उधार देते हैं या कैश पे काम करते हैं, उस पर जो डिपेंड करेगा। ज्यादा उधार दोगे, लंबा उधार दोगे, वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी। कैश में बेचोगे, वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएगी, तो वही प्लस पॉइंट है। ठीक है। बिजनेस साइकिल जनरल हो गया ना। हाँ, इसमें वही बोल रहे हैं कि बिजनेस साइकिल में ना कभी एक्सपांशन आता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कभी बिजनेस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो वो कैसे चलता है, उसमें भी रिक्वायरमेंट रहती है कि यार अभी तो माहौल ठंडा है, मार्केट नहीं है, तो खरीदी भी इतनी नहीं होती, बिक्री भी नहीं होती, तो कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत खरीद रहा हूँ, बहुत बेच रहा हूँ, बीच में गैप बड़ा क्रिएट हो रहा है, तो ज्यादा फंड्स चाहिए, बिजनेस साइकिल पर डिपेंड करेगा। ग्रोथ कितना है बिजनेस में, उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल की नीड रहेगी। ज्यादा ग्रोथ होगा तो फंड्स की जरूरत बार बार पड़ेगी, वो भी एक पॉइंट है। अर्निंग कैपेसिटी हमारी कैसी है, डिविडेंड कितना देते हैं, जितना डिविडेंड ज्यादा दोगे हाथ में पैसे कम बचेंगे, हाथ में पैसे कम बचेंगे तो वर्किंग कैपिटल के लिए और बोरो करना पड़ेगा। डिविडेंड कम दोगे तो अपना ही पैसा हाथ में रहेगा, तो किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, तो ये सब भी कैलकुलेशन होगा। अदर फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। बोल, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन, पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और ये सब मैनेजमेंट बोला हुआ है, और भी थोड़ी थियरी है, फिर कैलकुलेशन भी स्टार्ट होगा। तो मेरे हिसाब से आज इतना रखते हैं, आगे कल फिर प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा। थियरी मेजोरिटी आज जितनी बतानी थी ना 90% तो हो गई, एक आध आंसर बच गया, तो वो कल स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपका नेक्स्ट बैच लेट हो जाएगा वैसे। अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे पॉइंट्स नए नए सीखने को मिलेंगे, प्लस कैलकुलेशंस भी हैं बीच में, कंसेप्ट भी हैं, तो बैलेंस्ड चैप्टर है, मजा आएगा।